नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो रिज़ल्ट आया था Q4 2021 का एस्टेक लाइफ साइंसेज का। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनके रेवेन्यूज़ कैसे रहे, उनका टोटल प्रॉफिटेबिलिटी कैसे रहा, इसके अलावा उनके ऑनगोइंग जो कैपेक्स है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि उनका हर्बिसाइड का जो प्लांट है वो आने वाला है, इसके अलावा R&D सेंटर आने वाला है, तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उनके जो फ्यूचर के कैपेक्स है, जैसे कि FY 2021 फाइनेंशियल ईयर में, तो वहाँ पे वो कितना कैपेक्स करने वाले हैं इसके बारे में देखेंगे। और बाद में ये कंपनी में करंटली क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या रिस्क हो सकती है पोटेंशियल, इसके बारे में भी देखेंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको ऐसे जो अपडेट्स है अलग अलग वीडियोस के वो मिलते रहे। तो पहले हम Q4 का जो रिज़ल्ट आया था FY 2021 का, उसके बारे में देखते हैं। तो यदि आप रेवेन्यूज़ फ्रॉम ऑपरेशंस देखोगे तो वो Q4 2020 यानी एग्जैक्टली लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 180 करोड़ का था। और ये समय में उन्होंने हाईएस्ट उनके जो रेवेन्यूज़ है लास्ट ईयर के Q4 में वो पोस्ट किए थे। उसके कंपैरिजन में ये क्वार्टर में यदि आप देखोगे Q4 21 में, तो उन्होंने 171 या लगभग 172 करोड़ के जो रेवेन्यूज़ है वो पोस्ट किए थे, यानी लगभग यहाँ पर रेवेन्यूज़ में 4% का डिक्लाइन आया है। यदि आप यही रेवेन्यूज़ लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे यानी Q3 21 से, तो यहाँ पर एक जंप है लगभग 48% का। पर Q3 2021 में कुछ इश्यूज़ आए थे, उनके कुछ प्रोडक्ट्स है जैसे कि टेबिक्विनाज़ोल, इसकी जो प्राइस थी बेसिकली वो काफ़ी कम हो गई थी और इसके लिए एस्टेक के पास इसका जो इन्वेंट्री था इसमें उनको कुछ राइट ऑफ लेने पड़े थे, क्योंकि इसकी जो प्राइस है उनके बाइंग प्राइस से काफ़ी कम हो गई थी। और ये एडजस्टमेंट उन्होंने लास्ट क्वार्टर में किया था यानी Q3 में किया था, इसीलिए उनके जो रेवेन्यूज़ और जो प्रॉफिटेबिलिटी है इसमें एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आया था। इसीलिए वो जो लो बेस है उसके कंपेरेटिवली आपको काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखेगा। एट द सेम टाइम लास्ट ईयर के यानी Q4 2020 में जो उनके प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यूज़ था वो काफ़ी ज़्यादा था, यानी हाई बेस था। तो ये हाइयर बेस के कंपैरिजन में आपको करंट क्वार्टर में थोड़ा डी ग्रोथ दिखेगा। इसके बाद में आप अदर इनकम देख सकते हो, तो अदर इनकम भी लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में यानी Q4 में सबसे ज़्यादा था, लगभग 5 करोड़ का था। उसके कंपैरिजन में करंट क्वार्टर में अदर इनकम लगभग 1.5 करोड़ का है। आप टोटल रेवेन्यूज़ फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम को ऐड करोगे तो आपको टोटल इनकम मिल जाएगा, जो ये क्वार्टर में यदि आप देखोगे Q4 21 में 173.4 करोड़ का है। प्रीवियस क्वार्टर में वो 119 करोड़ का था और Q4 2020 में ये 185 करोड़ का था। यानी यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 45% का जंप है और ईयर ऑन ईयर लगभग 6% का डिक्लाइन आया है। यदि आप फाइनेंस कॉस्ट देखोगे, ये एक्सपेंसेस में आ जाएगा, तो फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे काफ़ी कम हुआ है ईयर ऑन ईयर, लगभग 50% का यहाँ पर डिक्लाइन है। तो फाइनेंस कॉस्ट कम होने का फर्स्ट रीज़न ये है कि ड्यू टू कोविड आप देखोगे तो जो इंटरेस्ट रेट्स है ओवरऑल वर्ल्ड वो काफ़ी ड्रॉप हो चुके हैं और इंडिया में भी आप देखोगे तो RBI ने जो नए इंटरेस्ट रेट इशू किए थे मॉनेटरी पॉलिसी में, तो उसमें भी काफ़ी रिडक्शन आया है। इसीलिए ये जो फाइनेंस कॉस्ट है उसमें ड्रास्टिक आप देखोगे तो डिक्लाइन आया है। और जैसे कि इंडिया में कोविड की सेकेंड वेव शुरू हुई है, तो ये जो इंटरेस्ट रेट्स है वो इमीडिएटली यहाँ पे जंप नहीं करेंगे और इसीलिए ये जो फाइनेंस कॉस्ट है वो नेक्स्ट 1 या 2 क्वार्टर्स में यदि आप देखोगे तो यहाँ पे सिग्निफिकेंटली जंप नहीं होगा, वो यही रेंज में रहेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी कम है। इसके बाद में यदि आप एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस देखोगे यानी एम्प्लॉय की सैलरी, तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर लगभग 16.6% से ग्रोथ आई है। तो इसका ये रीज़न है कि ड्यू टू कोविड यानी जब भी रिस्क था तभी जो एम्प्लॉयज़ ने अच्छा काम किया था उसमें उन्होंने यानी कंपनी ने उनको कुछ एक्स्ट्रा जो पे है वो ऑफ़र किया था, इसीलिए ये वन टाइम एक्सपेंसेस बेसिकली, इसलिए आपको ये ग्रोथ नज़र आएगा ईयर ऑन ईयर। नेक्स्ट ईयर में ये जो एक्सपेंसेस है वो जनरली यहाँ पर रिड्यूस हो सकते हैं। इसके बाद में यदि आप टोटल एक्सपेंसेस देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जैसे कि उनके रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ हुए वैसे ही एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ हुए लगभग 30% से, और ईयर ऑन ईयर यहाँ पर 3% का डिक्लाइन है। उसके बाद में यदि आप टोटल प्रॉफिट देखोगे यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो Q4 2020 में वो लगभग 39.6 करोड़ का था। Q3 में इसमें सिग्निफिकेंट आप देखोगे तो डिक्लाइन आया था ड्यू टू, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उनका जो
एक की मटेरियल है या रॉ मटेरियल है या उनका एक की प्रोडक्ट है, उसके कॉस्ट में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया था और इसका रीज़न था कि चाइना के जो प्लांट्स है वो रीस्टार्ट हुए थे। इसीलिए ये क्वार्टर में यानी Q3 21 में जो पीबीटी है वो सिर्फ 11.25 करोड़ का है और बाद में Q4 में उसमें फिर से रिवाइवल आया। उन्होंने Q4 में लगभग 32.14 करोड़ का जो पीबीटी है वो पोस्ट किया था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर 185% का इंक्रीज़ हुआ है और ईयर ऑन ईयर यहाँ पर लगभग 18% का डिक्लाइन हुआ था। सिमिलरली पैट में भी आपको ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। पैट सबसे ज़्यादा उन्होंने यानी हाईएस्ट एवर पैट जो है वो Q4 2020 में था। इसके कंपैरिजन में ये क्वार्टर में यानी Q4 21 में पैट जो है लगभग 23% से डिक्लाइन हुआ है। और पैट मार्जिन्स आप उसके बाद देख सकते हो, पैट मार्जिन 16.8% के थे Q4 20 में और फिलहाल के क्वार्टर में जो पैट मार्जिन्स है वो लगभग 13.8% के है। अभी हम ये देख लेते हैं कि लास्ट कंप्लीट ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 के कंपैरिजन में करंट ईयर में यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक सेल्स है उसमें क्या चेंजेस आए हैं और उसके क्या रीजंस है। तो यदि आप 2020 में देखोगे तो उनके जो एक्सपोर्ट्स है वो मेजर उनके रेवेन्यूज़ में कंट्रीब्यूट करते थे, लगभग 54% का था वो कंट्रीब्यूशन, और जो बचे हुए डोमेस्टिक सेल्स है वो लगभग 46% है। फाइनेंशियल 2021 में एक्सपोर्ट उनके काफ़ी कम हुए हैं, 54% से रिड्यूस होकर 48% हुए हैं और जो उनके डोमेस्टिक सेल्स है वो 46% से जंप होकर 52% के हुए हैं। तो ये जो डोमेस्टिक सेल्स है इसमें जो इंक्रीज़ आया है इसका मेन रीज़न ये है कि जो मार्जिन है डोमेस्टिक मार्केट्स में वो FY 2021 में बेटर थे कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स, इसीलिए कंपनी ने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया था कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स। और इसी वजह से एक निगेटिव इम्पैक्ट भी आया है कि उनके जो कैश फ्लोज है वो काफ़ी अफेक्ट हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर जो रिसीवेबल्स है डोमेस्टिक मार्केट्स में वो थोड़े ज़्यादा इंक्रीज हुए थे कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स। यदि आप एक्सपोर्ट्स का ग्रोथ देखोगे करंट फाइनेंशियल ईयर में यानी FY 2021 कंप्लीट ईयर में, तो लगभग यहाँ पर डिक्लाइन था 8% का और जो डोमेस्टिक ग्रोथ है वो लगभग 25% का उन्होंने पोस्ट किया है। अभी हम कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स देख लेते हैं एस्टेक लाइफ साइंसेस के बारे में, जिससे उनके फ्यूचर के जो रेवेन्यूज़ है वो आ सकते हैं। तो यहाँ पर एस्टेक लाइफ साइंसेस एक नया प्लांट लगा रहे हैं, हर्बिसाइड का ये प्लांट है बेसिकली। तो ये एक्चुअल में Q3 2021 में शुरू होना चाहिए था, पर यहाँ पर कुछ डिलेज हो गए थे ड्यू टू कोविड। तो यदि आप टोटल कैपेक्स देखोगे ये हर्बिसाइड प्लांट के लिए तो उन्होंने 90 करोड़ का कैपेक्स किया था और लगभग ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि जो असेट टर्नओवर रहेगा वो लगभग 1.7 to 1.8 टाइम्स होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आप टोटल रेवेन्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हो कि फुल कैपेसिटी पे ईयरली जो रेवेन्यूज़ हो गए हर्बिसाइड के नए प्लांट से वो लगभग 150 to 200 करोड़ के हो सकते हैं। और यहाँ पर करंटली जो फर्स्ट ईयर में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा वो कंप्लीट 100% नहीं होगा, वो सिर्फ 25 to 30% का होगा। यानी यदि आप 150 करोड़ का 30% लेते हो तो लगभग फर्स्ट ईयर के जो रेवेन्यूज़ हो गए वो लगभग 45 to 50 करोड़ के हो सकते हैं। तो कंपनी को ये एस्टिमेटेड है कि जो अप्रूवल से गवर्नमेंट से वो लगभग मई एंड तक मिल जाएंगे और ये जो प्लांट है वो मई एंड से शुरू हो सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में जो सेल्स हो गए ये प्लांट के वो लगभग 50% हो गए। 50% जो है वो उनका एंटरप्राइज सेल्स होगा, यानी जो डोमेस्टिक मेजरली जो कंपनीज को डायरेक्ट सेल करते हैं, और जो 50% होगा वो CMO यानी पर्टिकुलरली जो उनका कस्टमर है उसके बिहाफ में उन्होंने ये जो प्लान बनाया है उसको ये जो सेल्स है वो जाएगा। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस होता है एंटरप्राइज सेल्स और CMO यानी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जो रॉ मटेरियल की प्राइजेस की वोलेटिलिटी है वो भी ऑलरेडी इंक्लूड होती है, पर एंटरप्राइज सेल्स में ये नहीं होता। इसीलिए जब भी रॉ मटेरियल की जो प्राइस है वो काफ़ी फ्लक्चुएट होती है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कंपनी के रेवेन्यूज़ और प्रॉफिटेबिलिटी में आता है, जैसे कि Q3 2021 में आया था। और ये जो रॉ मटेरियल की वोलेटिलिटी है यदि आप वो CMO यानी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में देखोगे तो ऑलरेडी उसमें क्लॉज रहता है, इसीलिए जो मार्जिन्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में वो काफ़ी स्टेबल होते हैं और इवन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी काफ़ी स्टेबल होता है। और आप इजीली एस्टिमेट कर सकते हैं कि नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कैसा हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। पर एंटरप्राइज सेल्स में यहाँ पर काफ़ी ह्यूज वोलेटिलिटी आ सकती है उनके प्रॉफिट्स में ड्यू टू चेंज इन रॉ मटेरियल प्राइजेस। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि टोटल उनका जो प्लान है हर्बिसाइड प्लांट का
जैसे कि वो करंट ईयर में यानी फर्स्ट ईयर में सिर्फ 25 to 30% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चलाने वाले हैं और बाद में नेक्स्ट 2 ईयर्स में इसको फुल कैपेसिटी पे वो लेके जाएंगे। यानी प्लान शुरू होने के बाद लगभग 3 इयर्स लग सकते हैं कंप्लीट फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अचीव करने के लिए। हर्बिसाइड के प्लान के अलावा वो R&D सेंटर भी प्लान कर रहे हैं। तो ये जो R&D सेंटर होगा ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि वो जुलाई या अगस्त 2022 यानी लगभग 1 साल के बाद में ऑपरेशनल होगा। और करंटली यहाँ पर 60 जो एम्प्लॉयज़ है वो R&D में काम कर रहे हैं। और करंटली जो R&D यानी रिसर्च और डेवलपमेंट एस्टेक लाइफ साइंसेस कर रहा है, उन्होंने कुछ जो लैब्स है उनको हायर किया है। तो ये जो R&D सेंटर वो बिल्ड कर रहे हैं वो ऑपरेशनल होने के बाद एस्टेक लाइफ साइंसेस का मेजर जो ग्रोथ है उसकी शुरुआत होगी। पर इसको कुछ समय लग सकता है क्योंकि यहाँ से 1 ईयर तो पहले उसको शुरू होने के लिए लगेगा, बाद में वो रिसर्च करेंगे और बाद में जो नए प्लांट्स है वो बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पर आप ये एस्टिमेट कर सकते हो कि एस्टेक लाइफ साइंसेस में जो मेजर ग्रोथ आएगा वो लगभग 3 to 4 ईयर्स के बाद आएगा। तब तक मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दिया है कि हम 20% से ग्रो कर सकते हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी। अभी हम ये देख लेते हैं कि रिसेंट का जो कॉन कॉल हुआ था यानी पिछले क्वार्टर का कॉन कॉल Q3 21 का, तो उसमें जो अशोक हिरेमठ जी है जो बेसिकली MD है एस्टेक लाइफ साइंसेस के, तो उन्होंने R&D सेंटर के बारे में क्या इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो कही थी। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट हमेशा आगे क्या होने वाला है उसके अकॉर्डिंगली स्टॉक को वैल्यूएशंस देता है। तो यहाँ पर उन्होंने पहले ये कहा है कि सो वी गॉट टू रोल आउट मोर मॉलिक्यूल्स एट दैट रेट, we got the roll out of higher margins product in order to do that. So in order to do that we need to develop the capability which attacks the higher margin product. So what we are doing in the new R&D facility, we are going to develop capabilities through fluorination, as you know नवीन फ्लोरीन एंड SRF। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली इंडिकेशन दे दिया है कि ये जो R&D फैसिलिटी है वो कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट जो केमिस्ट्री को वो टैप करेंगे वो बेसिकली फ्लोरिनेशन का होगा। पर फ्लोरिनेशन ये जो केमिस्ट्री है वो हाईली कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो जनरली जो फ्लोरीन ये जो बेसिकली मटेरियल है या ये जो गैस है तो उसको हैंडल करना इतना ईजी नहीं है, काफ़ी ये इन्फ्लेमेबल बेसिकली गैस है। तो यहाँ पर इंडिया में 2 ही बेसिकली प्लेयर्स है कि जो फ्लोरिनेशन में है, एक जो है वो नवीन फ्लोरीन और दूसरा SRF है। और बाद में आगे जाके एस्टेक लाइफ साइंसेस भी फ्लोरिनेशन में उनका जो R&D है वो कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि ये R&D सेंटर है वो एक बार आने के बाद जो बाकी केमिस्ट्रीज़ है जैसे कि हाई प्रेशर केमिस्ट्री, फ्लो केमिस्ट्री या हाइड्रोजनेशन, तो ऐसे अलग अलग जो केमिस्ट्रीज़ है उसमें भी उनको काफ़ी एक्सपर्टाइज हो जाएगी और इसके बाद में वो अलग अलग प्लांट्स डाल सकते हैं। तो यदि आप नीचे देखोगे तो उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि एक बार R&D सेंटर आने के बाद मल्टीपल जो प्रोजेक्ट्स है यानी मल्टीपर्पज़ जो प्लांट्स होते हैं अलग अलग, उनका वो कंटिन्यूस रोल आउट कर सकते हैं। और यदि आप करंटली एस्टेक लाइफ साइंसेस देखोगे तो ईयरली लगभग 2 to 3 जो मॉलिक्यूल्स है वो बनाते हैं। पर एक बार उनका R&D सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा या उसका कंप्लीशन हो जाएगा तो ईयरली वो 4, 5 या मे बी 6 मॉलिक्यूल्स भी पर ईयर के लिए वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। यानी उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो लगभग 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी और इसका इमीडिएट इफेक्ट हमें उनके प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यूज़ में देखने को मिल सकता है। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि एस्टेक लाइफ साइंसेस में बेसिकली क्या क्या अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या क्या अलग अलग रिस्क है। तो अपॉर्चुनिटीज़ जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि हर्बिसाइड का प्लांट या उनका नया एक कैपेक्स है वो जो लगभग कंप्लीट हो चुका है, प्लांट भी रेडी है, शुरू होने के लिए सिर्फ कुछ अप्रूवल्स बाकी है, तो वो मे एंड में मिल जाएंगे। और ये जो हर्बिसाइड का प्लांट है वो शुरू होने के बाद ये करंट ईयर में यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 में कुछ जो परसेंट है वो यहाँ पर हमें उनके प्रॉफिटेबिलिटी में आता हुआ नज़र आएगा। इसके बाद में उनका सेकंड अपॉर्चुनिटी या सेकंड बेसिकली जो ट्रिगर है एस्टेक लाइफ साइंसेस के लिए वो R&D सेंटर है, जिसके लिए लगभग हमें 1 ईयर का वेट करना होगा। इसके बाद में जो नया कैपेक्स होने वाला है 2022 में यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में वो लगभग 180 करोड़ का है। इसके जो डिटेल्स है अब तक मैनेजमेंट ने शेयर नहीं किए हैं। कॉन कॉल में उन्होंने सिर्फ इतना ही मेंशन किया था कि 180 करोड़ का जो कैपेक्स है इससे वो नया जो प्लांट है वो प्लान कर रहे हैं, पर ये फिलहाल में प्लानिंग स्टेज पे है। इसके अलावा एस्टेक लाइफ साइंसेस करंट फाइनेंशियल ईयर में यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 में टोटल 4 जो मॉलिक्यूल्स है उनका लॉन्च करने वाला है, कंपेयर टू उन्होंने लास्ट ईयर में लगभग 3 मॉलिक्यूल जो है वो लॉन्च किए थे। तो ये जो 4 मॉलिक्यूल्स है उसमें से जो 2 मॉलिक्यूल्स हो गए वो इंटरप्राइजेस सेल्स के लिए हो गए और जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो CMO यानी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो गए।
इसके अलावा एस्टेक लाइफ साइंसेज ये गोदरेज ग्रुप का एक कंपनी है, गोदरेज एग्रोवेट का। इसमें लगभग 63-64% का स्टेक है। तो यहाँ पर जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है वो काफ़ी अच्छा है। इसमें कुछ रिस्क भी है जिसके बारे में हम आगे जाके देखेंगे। तो यहाँ पर करंटली मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो लगभग 20% ग्रोथ का है। तो मुझे लगता है कि 2 to 3 ईयर्स का ये लगभग गाइडेंस होगा। उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि कितने साल का है, पर मेरे अकॉर्डिंगली ये जो गाइडेंस है वो नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स का होगा। एक बार उनका जो R&D सेंटर है वो कंप्लीट हो जाता है और बाद में जो नए प्लांट्स आएंगे तो उसके बाद में ह्यूज ग्रोथ जो है वो पॉसिबल है। इसके अलावा कंपनी ने 22% का जो ROC है वो भी मेंटेन किया है। अभी हम देख लेते हैं कि मेजर रिस्क ये कंपनी में क्या है। तो सबसे बड़ा रिस्क मुझे ये कंपनी में यह नज़र आता है कि मर्जर विद गोदरेज एग्रोवेट। तो यदि आप रीसेंट के कॉन कॉल सुनोगे तो इवन Q4 यानी जो रीसेंट कॉन कॉल हुआ था Q4 21 का, तो उसमें भी मैनेजमेंट ने ये इंडिकेशन दिया था कि एक्चुअल में उनको मर्जर करना है गोदरेज एग्रोवेट में। बेसिकली उससे उनको कुछ बेनिफिट्स हो जाएंगे, जैसे कि गोदरेज का जो एक्चुअल में ब्रांड नेम है वो यूज़ कर सकते हैं, या गोदरेज एग्रोवेट ये एक कम्प्लीटली एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपनी है तो उनको सिंगल का एंटिटी जो है उसमें ही रखने हैं सारी जो अलग अलग उनके प्रोडक्ट्स है या जो सर्विसेज वो ऑफर करते हैं। जैसे कि एस्टेक लाइफ साइंसेस ये उनका बेसिकली एक एग्रोकेमिकल का बिजनेस है। इसके अलावा गोदरेज एग्रोवेट में एनिमल फीड हो गया या इवन श्रिम्प फीड है, पाम ऑयल के उनके अलग अलग सेगमेंट्स है। तो ये कंप्लीट उनको एक सिंगल एंटिटी करना है, गोदरेज एग्रोवेट में ही मर्ज करना है एस्टेक लाइफ साइंसेस को। आगे जाके हम कंपैरिजन करेंगे गोदरेज एग्रोवेट और एस्टेक लाइफ साइंसेस को, और ये क्यों रिस्क है ये आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये मेजर फर्स्ट रिस्क हो गया मर्जर विद गोदरेज एग्रोवेट। सेकेंड उनका रिस्क है कि रॉ मटेरियल की जो वोलेटिलिटी है वो काफ़ी इम्पैक्ट कर सकती है उनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस। जैसे कि Q3 2021 में यदि आप देखोगे तो उनका एक जो प्रोडक्ट है जिसका नाम है टेबुकोनाजोल, तो उसकी जो प्राइजेस है वो काफ़ी रिड्यूस हो गई थी ड्यू टू जो चाइना में प्लांट्स है वो रिस्टार्ट हुए थे। पर ये बिज़नेस में एक एडवांटेज भी है कि उनका थोड़ा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, तो इसीलिए सिंगल प्रोडक्ट मेजरली यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसरप्शन नहीं कर सकता। मे बी वो सिंगल क्वार्टर के लिए करेगा, नेक्स्ट क्वार्टर में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो फिर से यदि आप देखोगे तो उसमें ग्रोथ आ जाएगा। जैसे कि Q3 में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो रिड्यूस हो गई थी, पर बाद में Q4 यानी करंट क्वार्टर 2021 में जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें फिर से बाउंस किया था। इसके अलावा और एक जो रिस्क है वो बैनिंग ऑफ ट्रायोजोल जो केमिस्ट्री है उसमें कुछ इश्यूज़ है, इसीलिए उनके कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो यूरोप में ऑलरेडी बैन हो चुके हैं। तो ये भी रिस्क है क्योंकि एक सपोज एक कॉन्टिनेंट में या कोई कंट्री में एक पर्टिकुलर कोई जो केमिस्ट्री है या एग्रोकेमिकल है वो बैन हो जाता है तो उसका जो अफेक्ट है वो बाकी कंट्रीज़ में भी होता है, क्योंकि धीरे धीरे वो आगे जाके ये जो प्रोडक्ट है वो उनके कंट्रीज़ में भी बैन करने लगते हैं। तो ये पोटेंशियल रिस्क एस्टेक लाइफ साइंसेस में करंटली है। अभी हम ये देख लेते हैं कि जो मेजर रिस्क है एस्टेक लाइफ साइंसेस में, जो मर्जर का रिस्क है गोदरेज एग्रोवेट के साथ, तो इसका क्या क्या अलग अलग रीजंस है। तो एस्टेक लाइफ साइंसेस का करंट जो मार्केट कैप है वो लगभग 2233 करोड़ का है। ये काफ़ी एक स्मॉल कंपनी है कंपेयर टू जो गोदरेज एग्रोवेट है वो लगभग 9815 करोड़ का है। करंटली पी एस्टेक लाइफ साइंसेस को बेटर मिल रहा है कंपेयर टू गोदरेज एग्रोवेट। जो पी आप एस्टेक लाइफ साइंसेस का देखोगे तो वो 34.3 है, गोदरेज एग्रोवेट को 29.6 का मिल रहा है। यहाँ पे ROC में भी काफ़ी डिफरेंस है। एस्टेक लाइफ साइंसेस का जो ROC है वो लास्ट यदि आप 4 to 5 ईयर्स में देखोगे तो लगभग उन्होंने 20 to 22% से मेंटेन किया है। यहाँ पर गोदरेज एग्रोवेट का जो ROC है वो यहाँ पर काफ़ी कम है, लगभग 17.7% का है। जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उसमें भी गोदरेज एग्रोवेट यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी कम है, उनका ऑपरेटिंग मार्जिन सिर्फ 9% का है कंपेयर टू एस्टेक लाइफ साइंसेस का 20% का है। लास्ट 3 ईयर्स में आप यदि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट की ग्रोथ देखोगे तो लगभग 26% की है एस्टेक लाइफ साइंसेस में, और एट द सेम टाइम गोदरेज एग्रोवेट में लगभग 12% की है। यानी काफ़ी कम ग्रोथ है गोदरेज एग्रोवेट में कंपेयर टू एस्टेक लाइफ साइंसेस। इसके अलावा यदि आप प्रोडक्ट्स देखोगे एस्टेक लाइफ साइंसेस के तो वो हर्बिसाइड्स में, क्रॉप प्रोटेक्शन में है, अलग अलग एग्रोकेमिकल्स है, और उनका एक स्मॉल डिवीजन लगभग 5 to 6% ऑफ टोटल रेवेन्यूज़ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में भी वो काम करते हैं। और यहाँ पर CMO यानी जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो कस्टमर्स है उनके लिए भी वो कैटर करते हैं। इसके कंपैरिजन में यदि गोदरेज एग्रोवेट में यदि आप देखोगे तो वो एनिमल फीड, क्रॉप प्रोटेक्शन, पाम ऑयल, डेयरी और पोल्ट्री के उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स है और प्रोसेस्ड फूड्स है। तो गोदरेज एग्रोवेट ये बेसिकली काफ़ी डाइवर्सिफाइड कंपनी है। उसमें रॉ मटेरियल्स के भी यदि आप देखो तो बहुत वॉलेटिलिटी होती है, और इसीलिए
टोटल उनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी लिमिटेड है कंपेयर टू एस्टेक लाइफ साइंसेस। और इसके अलावा जो बाकी रेशोज़ है मेजरली ROCE, वो भी यदि आप देखोगे तो वो काफ़ी कम है कंपेयर टू एस्टेक लाइफ साइंसेस। और एस्टेक लाइफ साइंसेस में ROCE आगे जाके और इंक्रीज़ हो सकता है, 30% तक भी हो सकता है, जब भी उनके जो करंट कैपेक्स है जैसे कि हर्बिसाइड का प्लांट फुल्ली ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, R&D कंप्लीट होने के बाद, यानी R&D सेंटर कंप्लीट होने के बाद जो नए प्लांट्स होंगे वो कंप्लीट होने के बाद ROCE और इंक्रीज़ हो सकता है। तो यहाँ पर जो मेजर प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आ सकती है या जो ट्रिगर्स है वो एस्टेक लाइफ साइंसेस में है कंपेयर टू गोदरेज एग्रोवेट। और इसीलिए ये जो मर्जर है वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के फेवर में नहीं है। इसके रिलेटेड कॉन कॉल में भी यदि आप देखोगे तो डिस्कशन हुआ था। तो यहाँ पर गोदरेज ग्रुप का ये बेसिकली स्टैंड है कि वो डिस्कशन के लिए रेडी है या वो फ्लेक्सिबल है, और इवन उनको इमीडिएट मर्जर करना नहीं है। पर सपोज मर्जर होता है तो ये डेफिनेटली जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है एस्टेक लाइफ साइंसेस के, इनके आप देखोगे तो काफ़ी एक वैल्यू डिस्ट्रैक्ट हो सकता है यहाँ पर। तो ये एक यहाँ पर मेजर रिस्क है। तो ये वीडियो में हमने कंप्लीट डिस्कशन किया करंट जो क्वार्टर था, Q4 21 में। तो उसमें अलग अलग चीज़ें देखी, जैसे कि उनका रेवेन्यू कैसे था, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे थे, इसके अलावा उनके ऑनगोइंग कैपेक्स का क्या बेसिकली अपडेट है, यानी हर्बिसाइड का प्लांट और R&D सेंटर, और आगे जाके फ्यूचर की ग्रोथ कैसे आ सकती है, क्या क्या अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ है ये स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, और क्या क्या अलग अलग रिस्क। तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और ये वीडियो को आप जरूर आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी जो एस्टेक लाइफ साइंसेस का Q4 का रिजल्ट था इसके बारे में क्लियरिटी मिल जाएगी और उनको भी काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा।